Hello friends, welcome to my YouTube channel CA Surin Commerce Classes. Today is our lecture number 3. We have already started the basic elements used in costing and management accounting. We have already covered material cost and the elements used in material. Now today's topic is what is employee cost and what is direct expenses. Employee cost क्या है, direct expenses क्या होते हैं, and what are the components of employee cost and direct expenses. So we will study today these two elements of cost. So we have already studied this format of cost sheet. It's a direct cost जिसमें हमने देखा मटेरियल, जिसके अंदर हम आज देखेंगे लेबर एंड लास्ट में देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो आफ्टर स्टडिंग दिस पार्ट इट मीन्स आज की क्लास होने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं. मटेरियल कॉस्ट में हमने क्या देखा था, इट्स द पार्ट ऑफ मटेरियल. हमने कहा परचेज प्राइस क्या होगा मटेरियल का वो हमें पता होना चाहिए. उसको लाने ले जाने में, उसको लोकेशन तक पहुंचाने में जो खर्चा किया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो हम एड बैक कर देंगे. रास्ते में हमारा यानी चलते चलते कोई डैमेज ना हो, गुड्स चोरी ना हो, उसको इंश्योर करवाया जाता है, इसलिए उसके लिए इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ेगा. अगर कोई हम गुड्स खरीद रहे हैं तो उसके अंदर कोई टैक्स या स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, जैसे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, इसी तरह का कोई एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस एंड अदर लेवीज, तो हमें क्या करना होगा, वो भी हमारा गुड्स का पार्ट बन जाएगा. ठीक, तो वही कहता है कि गुड्स को प्रेजेंट लोकेशन और प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं उसे कहते हैं हम मटेरियल की कॉस्ट में एड बैक कर देंगे. इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. इसके अलावा कहता है कि नॉर्मल लॉसेज होंगे कुछ, ये नॉर्मल गेन होगा, उसका बेनिफिट, और क्योंकि नॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस है जो इंडस्ट्री वाइज है, वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी वाइज नहीं है, वो हर कंपनी को, हर डिपार्टमेंट को, हर इंडस्ट्री को लॉस होगा. दैट्स वाई इट इज़ नॉट नॉर्मल लॉस. इस लॉस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज़ अनअवॉइडेबल लॉस. हम इस लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए अनअवॉइडेबल लॉस है. हर जगह होगा लॉस, होगा तो हम कॉस्ट में जोड़ के नंबर ऑफ यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे कि हमने देखा था, तो उसी कॉस्ट में हम जोड़ देंगे. एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उसी कॉस्ट को घटा देंगे. बट नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन दोनों केस में अगर प्रॉफिट होगा तो हम कॉस्ट घटा देंगे, और अगर लॉस होगा तो हम कॉस्ट को बढ़ा देंगे. एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये एक ऐसे रीजन की वजह से होता है जो कि अवॉइड किया जा सकता था. कहीं ना कहीं इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से ऐसा हुआ है, या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि ये लापरवाही की वजह से हुआ है, ये लॉस बचाया जा सकता था. इसलिए वो कहता है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे, बट इट इज डायरेक्टली चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली दे दिया जाएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा एज अ प्रॉफिट और एज अ लॉस. इस तरह वो कहता है कि अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, मान लीजिए मैं 100 रुपये का लॉस हुआ, इसमें से हमारी रिकवरी हो जाती है 10 रुपये की, तो नेट अमाउंट हम 90 रुपये का लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस में इतना अमाउंट चार्ज किया जाएगा जो कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बाद बचेगा. ठीक है जी. इसी तरह मान लीजिए अगर हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम हो सकता है कुछ यूनिट से कुछ मटेरियल हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जो इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको भी क्या करेंगे, मटेरियल की कॉस्ट में एड बैक कर देंगे. अगर हमने कोई वर्क आउटसोर्स किया हुआ है, मान लीजिए जैसे हम कल एसी बना रहे थे, तो एसी में हम, और जो कंट्रोल पैनल है हमने वो आउटसोर्स किया है, तो उसका जो खर्चा आएगा वो भी हम अपनी कॉस्ट में जोड़ देंगे. अगर हम कोई फॉरेन से, आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई सामान मंगाते हैं, उसके लिए जो फ्लक्चुएशंस होंगे ऑन द सेम डेट, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर कोई लॉस होता है तो वो हम कॉस्ट में एड बैक कर देंगे. बट ट्रांजैक्शन के बाद होता है तो हम उस कॉस्ट को बियर नहीं करेंगे. तो सिर्फ इस चीज़ को छोड़ के बाकी हम सारी कॉस्ट जोड़ देंगे, तो वील गेट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. तो मटेरियल की कॉस्ट निकल आएगी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इन डिटेल. टुडेज टॉपिक इज एम्प्लॉय कॉस्ट. प्लीज समझना, एम्प्लॉय कॉस्ट. अगर हम एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय की क्या क्या कॉस्ट होती है देखते हैं. सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी. ठीक है जी. अब समझते हैं सैलरी. इस सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट होंगे. इट मीन्स उसकी बेसिक सैलरी होगी, करेक्ट. उसका डीए पार्ट होगा, डीएनएस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता मिलता है. उसे कुछ स्पेशल अलाउंसेस दिए जाते हैं, वो इसमें ऐड होगा. अब वो स्पेशल अलाउंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे घर रहने के लिए, घर के लिए एचआरए दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, कि आप अगर
अपना अकोमोडेशन है तो अलग चीज़ है, अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको अलाउंस दिया जाएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। आप क्या करते हो, यानी अगर आना जाना करते हो ऑफिस के लिए, आपका अगर घर कहीं और है, ऑफिस कहीं और है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपको यानी यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आपके ऑफिस में जितने भी इंप्लॉई हैं, जितने वर्कर हैं, अगर उनकी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी है, अगर कोड है, इट मीन्स आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी है, तो आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा। करेक्ट। इसी तरह आपको यानी लंच अलाउंस दिया जाएगा। इसी तरह आपको बहुत तरह की फैसिलिटी, जो भी अलाउंसेस कंपनी प्रोवाइड कर सकती है वो दिए जाएंगे। इट मीन्स आपको अलाउंसेज दिए जाएंगे। तो ये आपका सैलरी का पार्ट होगा। सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले तो आपको मिलेगी सैलरी, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, बेसिक होगा, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता होगा, स्पेशल अलाउंसेज होंगे। और वो स्पेशल अलाउंसेज क्या क्या हो सकते हैं, हाउस रेंट अलाउंस हो सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो सकता है, यूनिफॉर्म अलाउंस हो सकता है, आपको लंच अलाउंस और जो हम कहते हैं खाने के लिए फूड अलाउंस मिल सकता है आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द पॉइंट इज दीज आर द कॉस्ट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए कॉस्ट होगी पहली चीज। तो वो यही कहता है कि जो भी सैलरी दी जाती है या जो भी यानी एम्प्लॉय को पेमेंट की जाती है, जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट का क्या होगा, पार्ट होगा। तो हम एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट मानते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट में से कंपनी कुछ पीआरपी, पीआरपी मीन्स परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इट मीन्स कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा किनको देगी, अपने एम्प्लॉय को देगी, क्योंकि एम्प्लॉय की वजह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कंपनी कहती है कि हम परफॉर्मेंस रिलेटेड पे करेंगे। किनको पे करेंगे, जिन लोगों ने हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने में कंपनी की मदद की है। तो ये कहता है कि जो रेमुनरेशन दिया जाएगा, बेसिकली ये जो पीआरपी है, जो हम प्रॉफिट में परसेंटेज कहते हैं, ये मैनेजरियल लेवल को दिया जाता है, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी ने एक्सीलेंट परफॉर्म करने के बाद एक्सीलेंट प्रॉफिट कमाया है। और इस प्रॉफिट में इनका कौन, जो मैनेजरियल लेवल पे हैं उनको, यानी कुछ एग्जीक्यूटिव लेवल में है या मैनेजरियल लेवल में है, उनको इसमें कुछ हिस्सा दिया जाता है। और इसे कहते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट, जो कि डायरेक्टली प्रॉफिट पर रिलेटेड होगा, डायरेक्टली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होगा, कहीं ना कहीं कंपनी उसे देगी। तो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ कंपनी। अब वर्कर होते हैं, वर्कर को कंपनी देती है बोनस, कंपनी बोनस देती है, एंड दिस बोनस इज ऑल्सो नोन एज एक्स ग्रेसिया। इसे हम एक्स ग्रेसिया के नाम से भी जानते हैं। तो कहती है कंपनी, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी एक मिनिमम अमाउंट, एक स्टैट्यूटरी मिनिमम अमाउंट या जो भी सरप्लस है उसमें से कुछ हिस्सा किसको, इन ल्यू और इन एडिशन टू बोनस, इन ल्यू और इन एडिशन टू बोनस एक्स ग्रेसिया देती है वर्कर्स को। ये एग्जीक्यूटिव को नहीं, ऑफिसर्स को नहीं, वर्कर्स को दिया जाता है। और वर्कर्स जो भी डायरेक्टली प्रोडक्शन में रिलेटेड हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व हैं या जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो कंपनी के वर्कर्स हैं, कंपनी के लिए वो काम करते हैं, कंपनी उनको बोनस और एक्स ग्रेसिया देती है। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे कंपनी वाले लोगों को क्या करते हैं, बोनस देते हैं। ठीक, क्यों बोनस देते हैं, कंपनी कहती है कि हमने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, इसलिए हम उसमें से आपको कुछ हिस्सा देते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते हैं। जब ऑफिसर्स को हिस्सा मिलता है उस हिस्से को बोलते हैं हम पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। इसी तरह से जब वर्कर्स को ये पैसा मिलता है, देन वी कॉल इट बोनस और एक्स ग्रेसिया। अनदर वन इज सुपर एन्युएशन बेनिफिट। अब देखिए सुपर एन्युएशन बेनिफिट में क्या क्या चीज़ आती हैं। जैसे हम कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट भी बोल सकते हैं इसे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी एम्प्लॉय को मिलते हैं, जैसे उसे मिलता है ग्रेच्युटी, ठीक है, उसे मिलता है प्रोविडेंट फंड, उसे मिलता है पेंशन, उसे मिलता है, इसके अंदर और क्या मिल सकता है, इसके अंदर मिलता है उसे लीव इनकैशमेंट, करेक्ट। इसी तरह उसे जो भी पेमेंट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी उसे पेमेंट की जाएगी, दीज आर द सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे इनकी गणना की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्चुरियल। जो एक्चुरियल्स होते हैं
उनकी वजह से इनकी हेल्प की जाती है कि मान लीजिए अगर अगर कोई व्यक्ति जॉब ज्वाइन करता है और उसकी रिटायरमेंट 60 ईयर्स पर होगी, तो हमें उसे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना पैसा देना होगा, किस रूप में? वो ग्रेच्युटी के रूप में हो सकता है, प्रोविडेंट फंड के रूप में हो सकता है, पेंशन के रूप में हो सकता है, लीव इनकैशमेंट के रूप में हो सकता है। तो उसके लिए हर साल कंपनी क्या करती है, यानी जो भी जहां से भी उन्होंने करवा रखा होगा इंश्योरेंस, वहां से कंपनी प्रीमियम पे करती है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, और जब रिटायरमेंट होती है तो वो प्रीमियम का पैसा वो LIC कंपनी या कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस करवा रखी है वहां से पैसा आता है और वो हम एम्प्लॉय को पे कर देते हैं। दैट मीन सिंपली ये भी कर सकते हैं, और कंपनी अपने पास भी कुछ प्रोविजन बना रखती है। कंपनी कहती है कि हमें एम्प्लॉय को 60 साल बाद पैसा देना है, इसलिए कंपनी अपना हर साल कुछ ना कुछ प्रोविजन के नाम से बनाती है, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एटसेट्रा एटसेट्रा के नाम से बनाती है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय की सारी पेमेंट की जाएगी। कहीं ना कहीं कंपनी के लिए खर्चा है, दैट्स वाई इट इज द पार्ट ऑफ अवर कॉस्ट। वो कहता है एम्प्लॉय की ये कॉस्ट का पार्ट होगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या खर्चा हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कंपनी एक पॉलिसी निकालती है कि जिसको रिटायरमेंट होना हो वो रिटायर हो सकता है। दैट मीन मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, ये किसी को कंपनी क्या करती है, सेपरेट करती है, कंपनी हटाती है, रिट्रेंच करती है, टर्मिनेट करती है। तो टर्मिनेट करते समय उसे कुछ पेमेंट करनी होगी, टर्मिनेशन बेनिफिट, या फिर सुपर एन्यूएशन बेनिफिट के साथ साथ उसे क्या वॉलंटरी रिटायरमेंट करेंगे तो कुछ एडिशनल पेमेंट करनी होगी। तो जो भी उसको पेमेंट की जाएगी थ्रू टर्मिनेशन हो सकता है किसी एम्प्लॉय का, टर्मिनेशन की वजह से कोई पेमेंट करनी होगी, कोई VRS लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, खुद अपने को अपने जॉब छोड़ देता है, वॉलंटरी छोड़ देता है, वॉलंटरी रिटायर हो जाता है, उसको पैसा देना होगा। या ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि अगर कोई व्यक्ति सेपरेट होता है किसी जॉब से, उसे हटाया जाता है या वो छोड़ता है, तो उसे जो पेमेंट की जाएगी अगेन इट इज़ द कॉस्ट फॉर द कंपनी। ठीक है जी। एंड उसके अलावा मान लीजिए अगर कंपनी किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है जी, अगर एम्प्लॉय को स्किल्ड एम्प्लॉय बनाना है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। जब कंपनी नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करेगी तो उसे रिक्रूटमेंट की कॉस्ट देनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट में जो खर्चा आएगा उसको वो पे करना पड़ेगा। इसी तरह कंपनी क्या करेगी, और भी तरह के खर्चे हो सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो कि एम्प्लॉय के ऊपर किए जाते हैं, उसकी स्किल्स को अपग्रेड करना, उसको रिक्रूट किया तो रिक्रूटमेंट टाइम खर्चा पे करना। तो जितने भी सारे खर्चे पे किए जाते हैं, दीज आर द कॉस्ट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या होंगे, कॉस्ट होंगे। और ये सारे एलिमेंट अगर एक जगह जोड़ दिए जाएं और उससे डिवाइड किया, जैसे मान लीजिए हमने सारों को जोड़ा, जैसे हमने कहा हमारा जो सैलरी मिल रही है वो, जो बोनस मिल रहा है वो, जो PRP मिल रहा है वो, अगर कोई सुपर एन्यूएशन बेनिफिट हमें देने हैं, सुपर एन्यूएशन बेनिफिट वो हो गया। इसी तरह कंपनी कहती है कि कोई रिटायरमेंट VRS ले रहा है तो वो हो गया, कोई रिट्रेंच हो रहा है वो हो गया, कंपनी को टर्मिनेट कर रही है तो वो हो गया, कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, कंपनी रिक्रूटमेंट का खर्चा कर रही है। ऑल दीज खर्चा, जितने भी सारे खर्चे हो रहे हैं, किसके लिए, एम्प्लॉय को अपग्रेड करने के लिए, एम्प्लॉय को अच्छा रखने के लिए, जिससे कि कंपनी अच्छी चल सके। तो उसका जो खर्चा आएगा एंड दिस एक्सपेंस एंड दिस कॉस्ट इज नोन एज एम्प्लॉय कॉस्ट। इसी को हम एम्प्लॉय की कॉस्ट का पार्ट कहते हैं। ठीक है जी, आ गई होगी आपको समझ। तो जो भी हमारी यूनिट होंगी, मान लीजिए हमने 1000 यूनिट प्रोड्यूस की हैं, 1000 यूनिट हमने प्रोड्यूस की हैं और हमारा खर्चा आता है मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो हम क्या कहेंगे, हमारा लेबर का खर्चा, दैट मीन्स लेबर कह सकते हैं। एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख रुपए खर्चा हुआ है 1000 यूनिट पे, 1000 यूनिट पे 10 लाख खर्चा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1000 रुपए का खर्चा हुआ हमारा पर यूनिट पे। इट मीन्स जो हम कल AC बना रहे थे, तो AC में जो हमारा लेबर का खर्चा या फिर जो ये एम्प्लॉय की कॉस्ट है, वो पर यूनिट एक AC पर 1000 रुपये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाता है, सिर्फ और सिर्फ लग जाता है एम्प्लॉय की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट। अनदर टॉपिक इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्लीज समझना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अब समझते हैं। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे लिया था, कोई टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, कोई नो हाउ हो गया, दैट मीन्स कोई पेटेंट हो गया, करेक्ट, एटसेट्रा। इट मीन्स जिसका डायरेक्टली रिलेशन होगा प्रोडक्शन में, इसके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। बट वो ये कहता है कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को भी मानते हैं जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, डायरेक्टली ट्रेसेबल हो।
ऐसा खर्चा जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं, ऐसा खर्चा जो कि फिजिबल नेचर का हो, जिसे हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, इट विल बी द पार्ट ऑफ आवर ओवरहेड। ये हमारा ओवरहेड का पार्ट होगा, खर्चे का पार्ट होगा, बट कौन सा? डायरेक्ट खर्चा होगा, ये इनडायरेक्ट खर्चा नहीं होगा। बट कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो हम यानी उसे डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाएंगे, और जो डायरेक्टली ट्रेस नहीं होंगे उन्हें कहते हैं हम यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उन्हें क्या कहेंगे यानी हम? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री का रेंट। अब जब फैक्ट्री का रेंट है तो ये डिफिकल्ट होगा बताना कि हमने यानी किस डिपार्टमेंट को, मान लीजिए इसके अंदर अगर 4 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल खरीदता है, एक डिपार्टमेंट क्या है? इशू डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट हमारा यानी सेलिंग डिपार्टमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जो रेंट हमने पे करना है वो किसके लिए पे किया है। हमने क्या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पे किया है, या हमने इशू के लिए पे किया है, या हमने प्रोडक्शन के लिए पे किया है, या हमने सेल के लिए पे किया है। अल्टीमेटली ये डिसाइड करना है कि इसका एक्चुअल में इसने कितना यूज किया, इसने कितना यूज किया, इसने कितना यूज किया, वेरी डिफिकल्ट। तो ये कह रहा है जब अनट्रेसेबल होते हैं कुछ खर्चे, जब हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब डायरेक्टली ट्रेस नहीं हो पाते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट कोई खर्चा अगर डायरेक्टली ट्रेसेबल हो, डायरेक्टली अगर वो ट्रेसेबल हो तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बट इन जनरल टर्म डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल होते हैं, प्लस जिनका डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन होता है प्रोडक्शन में। एंड एग्जांपल के तौर पर टेक्नोलॉजी, नो हाउ, पेटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन है नहीं, हम रीड आउट करते हैं। बट जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा है, मान लीजिए अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी परचेज किया, कोई नो हाउ अगर हमने परचेज किया है, तो जो भी हमारे प्रोडक्शन की लाइफ है, ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी इस टेक्नोलॉजी की लाइफ है, हम उस लाइफ के हिसाब से उसकी कॉस्ट को अमोर्टाइज कर देते हैं। अमोर्टाइज मीन्स मान लीजिए जैसे हम डेप्रिशिएट लगाते हैं, डेप्रिशिएशन हम टेंजिबल असेट्स के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं टेंजिबल असेट्स के लिए हम क्या कहते हैं कि हम डेप्रिशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डेप्रिशिएट। जो भी हम डेप्रिशिएट करने का मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए अगर कोई असेट्स हमने 10 लाख की खरीदी है, उसकी लाइफ है 10 साल, इट मीन्स तो 10 साल बाद काम करना बंद कर देगी। अब सोचिए 10 साल बाद अगर हम ये सोचें कि हमारे पास पैसा होता तो हम एक नई मशीन खरीदते, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कहता है कि फॉर अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो आपको पता है कि 10 साल बाद आपको नई मशीन खरीदनी है, तो आप क्यों ना हर साल 1-1 लाख रुपए बचा लीजिए। तो जो 1 लाख रुपए हम बचा रहे हैं उसी को हम डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, उसी को हम क्या करें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स आपको हर साल 1-1 लाख रुपए बचा लेना चाहिए, क्योंकि आपको 10 साल बाद नई मशीन खरीदनी होगी। तो यही कहता है डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल असेट्स के लिए। बट यही अगर एक इंटेंजिबल असेट्स होती, अगर ये इनटेंजिबल असेट्स होती, तो इनटेंजिबल असेट्स पर क्या लगता है? नहीं, जो इंटेंजिबल असेट्स होगी उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो जब भी कोई वर्ड आए अमोर्टाइजेशन, दैट मीन्स वो इंटेंजिबल असेट्स की बात कर रहा है, इंटेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करने की बात कर रहा है। बट अगर डेप्रिसिएशन वर्ड आता है तो वो टेंजिबल असेट्स को राइट ऑफ करने की बात आता है। और राइट ऑफ इज नथिंग बट इट्स अ प्रोविजन। ये एक प्रोविजन है जो कि हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा नई असेट्स को खरीदने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। ठीक है जी। दिस इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रीड आउट कर लेते हैं। कहता है एम्प्लॉय की कॉस्ट। कह रहे एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट इज असर्टेन्ड टेकिंग इनटू अकाउंट द ग्रॉस पे। जो भी उसे ग्रॉस पे किया जा रहा है उसके अंदर क्या सारे अलाउंसेज इंक्लूड होंगे। कहता है सारे अलाउंसेज इंक्लूड होंगे जो कि एम्प्लॉयर को देने होंगे। जो किसको देने होंगे? एम्प्लॉयर को देने होंगे। इस तरह कह रहा है बोनस वेदर पेबल एज ए स्टैट्यूटरी मिनिमम और शेयरिंग ऑफ सरप्लस एंड एक्स ग्रेसिया पेबल इन ल्यू और इन एडिशन। या तो उसे देना होगा या इन एडिशन उसके बोनस के अलावा उसे देना होगा, वो भी हमारा कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह कह रहा है रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजरल पर्सनल, जिसे हम कहते हैं पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव्स, डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी। कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं अंडर स्टैट्यूट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय कॉस्ट ऑफ द ईयर अंडर रेफरेंस वेदर होल और इन पार्ट इज कंप्यूटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी क्या करेगी? एम्प्लॉय को, जो भी एग्जीक्यूटिव है, जो ऑफिसर्स लेवल है, डायरेक्टर लेवल के हैं, उनको क्या किया जाएगा? कुछ पोर्शन दिया जाएगा एज अ पीआरपी। इसी तरह वो कहता है जैसे ग्रेचुटी, जब बंदा रिटायर होगा, जब भी कोई इंप्लॉय रिटायर होगा तो उसे क्या होगा? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सुपरएनुएशन बेनिफिट दिए जाएंगे, और वो क्या होगा? ग्रेचुटी।
ग्रेचुटी दी जाएगी। सुपर एनुएशन के टाइम पर उसे क्या किया, लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट दिया जाएगा, उसे प्रोविडेंट फंड का पैसा दिया जाएगा, उसके पास जो भी यानी पेंशन है उसको पेंशन दी जाएगी। तो यही कहता है कि एंड अदर बेनिफिट्स मेजर्ड यूजिंग एक्चुअल वैल्यूएशन, क्योंकि हम आज कैलकुलेट कर रहे हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कोई व्यक्ति रिटायर होगा तो उसे कितना पैसा दिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यूअर होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं कि हमें हर साल इंप्लॉय के लिए कितना पैसा बचाना होगा कि हम उससे 60 साल बाद इतना पैसा पे कर सकें। तो वो यही कहता है कि अगेन इट्स द पार्ट ऑफ इंप्लॉय कॉस्ट। आगे कहता है सेपरेशन कॉस्ट। मान लीजिए कोई इंप्लॉय को सेपरेट किया जाता है, जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, अगर कोई अगर कहता है कि मेरे को जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम आती है और उसके अंदर स्कीम के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, ये कोई रिट्रेंच कर देता है, ये कोई टर्मिनेशन हो जाता है, किसी का जॉब से टर्मिनेट किया जाता है, तो जो भी कॉस्ट होगी इट शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम सच कॉस्ट। ठीक है जी। आगे कहता है रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अगर हम एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे तो हमें रिक्रूटमेंट कॉस्ट देनी होगी, ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट देनी होगी। अगेन इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट, और जब कॉस्ट का पार्ट होगा तो जब हम अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे होंगे, वो गुड्स जो बना रहे हैं उसे मार्केट में बेचने के लिए जब हम बेचेंगे, तो बेचने के लिए हमें ये डिटरमाइन करना जरूरी है कि हमारा टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो उस खर्चे में हम उस कॉस्ट को जोड़ देंगे। इसी तरह कहता है अदर सच कॉस्ट इज ट्रीटेड एज ओवरहेड एंड डील्ड विद अकॉर्डिंगली। दिस इज द एम्प्लॉय कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जनरली क्या होता है, टेक्नोलॉजी, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी या नो हाउ कह सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसी एसेट्स जिसका डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेशन में, जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड हो। कहता है द आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा क्या कह सकते हैं, दूसरा वो ये कहता है कि डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, और अगर वो डायरेक्टली ट्रेस नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। कहता है द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द ट्रेसिबिलिटी। देखो ट्रेसिबिलिटी जरूरी है, इंपॉर्टेंट, इन एन इकोनॉमिकली फीजिबल मैनर एंड इफ एन आइटम ऑफ एक्सपेंस डज नॉट मीट द टेस्ट ऑफ मटेरियलिटी। मान लीजिए वो मटेरियल ही नहीं है, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। मान लीजिए छोटा सा खर्चा है, कोई 10 रुपए का 20 रुपए का खर्चा है, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज द पार्ट ऑफ ओवरहेड। एक्सपेंसेस पेड और इनकर्ड इन लम सम और विच इज इन द नेचर ऑफ वन टाइम। मान लो एक टाइम पेमेंट है, उसे अमोर्टाइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट और बेनिफिट टू बी ड्राइव फ्रॉम सच एक्सपेंसेस। कि जो भी हम खर्चा कर रहे हैं उससे, जैसे हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं कि जो भी हमने टेक्नोलॉजी या R&D पे कोई खर्चा किया है, या हमने टेक्नोलॉजी पे कोई खर्चा किया है, नो हाउ पर कोई खर्चा किया, तो जो भी खर्चा किया जाएगा उसकी लाइफ के हिसाब से। मान लीजिए अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी ली है, उसकी लाइफ है 5 साल, और 5 साल में हमने मान लीजिए 1 लाख रुपए के लिए कोई टेक्नोलॉजी खरीदी है, उसकी लाइफ 5 साल है, तो हम हर साल 20-20 हज़ार रुपए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करते रहेंगे विद द नेम ऑफ अमोर्टाइजेशन एंड जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज की है उसके नाम से। तो वो कहता है वो खर्चा कहीं ना कहीं इंप्लॉय की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आगे कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बाय डिफाइनिंग डायरेक्टली ट्रेसेबल टू कॉस्ट। जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली ट्रेसेबल हो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हेंस नो स्पेशल प्रिंसिपल्स आर इन्वॉल्व फॉर देम टू असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसलिए कोई अलग से कोई प्रिंसिपल नहीं है, बट अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर वो डायरेक्टली ट्रेसेबल है, तो कहीं ना कहीं हम उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा। अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, या फिर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, तो हमारा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। सो वी हैव कवर्ड डायरेक्ट मटेरियल, दैट मीन्स सो वी हैव कवर्ड मटेरियल, हाउ टू कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट, labor cost, employee cost and direct expenses. We have covered 3 elements of cost. So we'll meet in the next class with new topic. Thank you so much.